नमस्कार। हमारे देश में प्रायः यह बोला जाता है अनुभवी लोगों के द्वारा कि आरोग्यम भाग्यः, यानी स्वस्थ रहना भाग्य की बात है। किंतु यह सत्य नहीं है, यह पूर्ण सत्य नहीं है। स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहते हुए जीवित रहना यह भाग्य का विषय नहीं है, यह हमारे कर्तव्य का विषय है। स्वयं को स्वस्थ रखना यह हमारा कर्तव्य है। हमें यह दायित्व स्वयं के ऊपर लेकर जीवन जीना है। यह शास्त्रों का आदेश है, यह ऋषियों की आज्ञा है। स्वयं के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हमारे अपने ऊपर है। हमें स्वयं इस जिम्मेवारी का वहन करना पड़ेगा। स्वयं को स्वस्थ रखने का दायित्व लेना चाहिए। यही शास्त्रों का आदेश है। देव जी नमस्कार। एबीपी गंगा के हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र देव जी भी जुड़े हुए हैं। आप एबीपी गंगा पर प्रायः देखते होंगे आप डिबेट्स में। देव जी का अभिनंदन है। राजेंद्र देव शुक्ल देवरिया के रहने वाले हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। तो मैं कह रहा था कि स्वयं को स्वस्थ रखने का दायित्व हमारा अपना है। यह दायित्व हम किसी और के ऊपर या भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो इस दायित्व का निर्वहन कैसे करें, यह प्रश्न आता है। स्वयं को स्वस्थ कैसे रखें, क्या क्या करना चाहिए? तो इसमें प्रथम बात है कि ऋतु के अनुकूल भोजन करना। ऋतु की जानकारी रखना और उसके अनुरूप भोजन करना। ऋतु में दो बातें आएंगी। एक तो जो ऋतु चक्र है षड ऋतुओं का, 2-2 महीने के एक ऋतु होते हैं। 12 महीनों के वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। तो इस ऋतु के अनुसार भोजन रखना। दूसरा है प्रत्येक दिन यानी 24 घंटे के भी 6 भाग हैं, उनको भी षड ऋतु कहते हैं, कहना चाहिए। उन षड ऋतुओं के अनुरूप ही उनका भी तापमान और शीतता, उष्णता ये सब होती है। जैसे दिन के 3 हिस्से हैं। दिन का जो पहला हिस्सा है यानी पहले जो 4 घंटे उसको 6 से 10 का औसत मान लीजिए। तो ये प्रातः काल का यानी दिन का जो प्रातः काल का 4 घंटे का समय है, यह कफ का समय है। इस समय में कफ की बीमारियां बढ़ती हैं। कफ का प्रकोप मनुष्य पर बढ़ता है। जिनको खांसी इत्यादि है, आप देखते हैं कि उनका खांसी एग्रेवेट हो जाता है इसी 4 घंटे में, यानी एकदम प्रातः काल के समय। जो कफ प्रधान लोग हैं उनकी खांसी सुबह सुबह बढ़ती है। और अब 10 से 2 बजे का जो समय है, दोपहर का समय है, ये पित्त का समय है। इस समय पित्त की बीमारियां एग्रेवेट होती है। पित्त से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो बढ़ती है। और 2 बजे से 6 बजे शाम का जो समय है, संध्या का समय है, ये वायु का समय है। ये वायु प्रकोप का समय है। वायु प्रकोप से होने वाली बीमारियां इस समय में बढ़ती है। अब ऐसे ही रात का भी विभाजन है 3 हिस्सों में। तो रात का विभाजन कैसा है? तो सूर्यास्त के बाद जो संध्या काल शुरू होता है, रात्रि का आरंभ जहां से होता है गोधूली बेला के पश्चात, वहां से लेकर 4 घंटे तक यानी 1/3 रात्रि के 1/3 हिस्से तक, उसको आप औसत मानिए 6 से 10। तो 6 से 10 का जो समय है वो कफ का समय है, रात्रि का। कफ की बीमारियां यहां भी एग्रीवेट होती है, किंतु ये प्रातः काल वाले कफ काल से थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ा सा उष्ण होता है, यानी उतना हानिकारक नहीं होता, उतना अधिक कफ कारक नहीं होता। तो जो 2 ऋतुओं के प्रकार में अंतर है वो यहां भी अंतर आपको दिख जाएगा। जिन ऋतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जानकारी जिनको है, वो यहां से भी समझ सकते हैं। अब रात्रि के जो 10 से 2 बजे का समय है, ये पित्त का समय है। इस समय पित्त की बीमारियां बढ़ती हैं। और जो 4 बजे से लेकर रात्रि के 2 बजे से लेकर और 6 बजे तक का जो समय है, भोर का जो समय है, वो समय वायु प्रकोप का है। उस समय वायु प्रकोप की बीमारियां बढ़ती हैं। तो ये रात्रि के 3 हिस्से और दिन के 3 हिस्से, ये 6 मिलाकर प्रतिदिन के साइकिल में भी ये 6 ऋतुएं प्रकारांतर से आती हैं, ऐसा इनको समझना चाहिए और इसी अनुरूप खान पान होना चाहिए। तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कोरोना की व्याधि में
सबसे बड़ी जो चर्चा पूरी दुनिया में हुई है वो हुई है इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी कैसे? तो दिन और रात्रि के इस काल विभाजन जो मैंने बताया 6 हिस्सों में, इसके अनुरूप भोजन, खान पान और जो ऋतुएं वर्ष भर में एक चक्र में घूम रही हैं, 12 महीनों में 6 ऋतुएं, और 6 ऋतुओं में भी 3 कालखंड, यानी कि जो गर्मी का समय है, जाड़े का समय है, बरसात का समय है, इसमें 2-2 ऋतु मिलकर के एक कालखंड होते हैं। तो इनके अनुरूप भोजन, इनके अनुरूप खान पान, आहार विहार, व्यवहार अगर आप रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल अच्छी रहेगी, आप कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे, कभी भी किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, कोरोना से भी ग्रसित नहीं होंगे, और यदि ये आप संक्रमित हो ही गए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। यदि आप इन 2 बातों के आधार पर, यानी जो प्रतिदिन का ये दिन चक्र है कफ पित्त वायु के अनुसार, तो इसके अनुरूप, और जो वर्ष भर का ऋतु चक्र है उसके अनुरूप, जो 2-2 ऋतुओं के एक काल है, वर्षा, गर्मी और ठंडे का समय, जाड़े का समय, उसके अनुरूप यदि खान पान आप रख गए तो आपका कोरोना भी ठीक हो जाएगा, आप कोरोना से भी स्वस्थ हो जाएंगे। भारत की मिट्टी में उपजे खान पान की जो सामग्रियां हैं और औषधियां जो भारत में है, दोनों की गुणवत्ता एक ही प्रकार की है, ये ध्यान में रखिए, दोनों की गुणवत्ता समान प्रकार की है। अब मैं बताता हूं, यदि आप कफ काल में, यानी प्रातः काल 6 से 10 और सायंकाल 6 से 10, इस कफ काल में यदि आपने ठंडी सामग्रियों का अधिक सेवन किया तो आपका शरीर कफ से पीड़ित हो जाएगा। सामान्य नियम है कि रात्रि आ जाने के पश्चात ठंडी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। सामान्य दिन को गर्म और रात्रि को ठंडा माना जाता है, यह भी एक सोचने का प्रकार है और यह सटीक प्रकार है। रात्रि के विभाजन में रात्रि की ठंडाई के अनुकूल 3 भागों में विभाजन है और दिन के चिंतन में दिन के गर्मी के अनुरूप 3 भागों में दिन का विभाजन है। तो दिन में जो शीत, पित्त और वात के जो समय हैं, उनका प्रभाव दिन के तापमान के अनुरूप होगा और रात्रि के जो शीत, पित्त और वात के कालखंड मैंने बताया, वो रात्रि के ठंडक और तापमान के अनुकूल प्रभाव देंगे। इसको ध्यान में आपको रखना है। तो रात्रि में ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खाना कभी भी, ये ध्यान रखना। और इसीलिए चूंकि प्रायः फल, जो हम फल मौसम के अनुरूप फल खाते हैं, जो बाजार में हमें फल उपलब्ध होता है, उन फलों का सेवन रात्रि में इसीलिए वर्जित है। इसलिए रात्रि में दही और छाछ, मट्ठा वर्जित है। इसीलिए जो भी कफ करने वाले पदार्थ हैं, जैसे खट्टी चीजें हैं, खटाई वाली चीजें हैं, या और भी अंकुरित अनाज है, जिनको हम अनाजों को फुलाते हैं, अंकुरित कराते हैं, या अंकुरित होने के पहले भी उनको फुलाकर खाते हैं, जैसे चना है, मूंग है, गेहूं है, इनको दिन में ही खाने का विधान है, इनको रात में खाने का विधान नहीं है। अगर रात में आप खाते हैं तो आप कफ की समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। तो जितनी भी आप अपने आसपास के लोगों से चर्चा में, परिचितों से चर्चा में, जो कफ कारक सामग्री, पित्त कारक सामग्री और वात कारक सामग्रियों की बात सुनते आए हैं, जो चर्चा में प्राय आपको सुनने को मिलती होगी, पढ़ने को भी कई बार मिल जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं इन सब विषयों पर, लेकिन मैं सबके लिखे की बात नहीं कहता हूं, जो इन विषयों के जानकार हैं उनके लिखों की बात करता हूं। तो उसमें से जितनी भी कफ कारक चीजें हैं, जितने भी कफ कारक पदार्थ हैं, उनका सेवन आपको रात्रि में नहीं करना है, ये ध्यान में रखनी है। तो आप प्रायः कोरोना में 3 चीजें हैं ना, एक तो कफ है, खांसी है, गले का संक्रमण है, मुंह तो गले का ही संक्रमण है, दूसरा बुखार है जिसको ज्वर कहते हैं संस्कृत में, और तीसरा उसके कारण से कमजोरी,
जो उत्पन्न होती है, वीकनेस के कारण से आप घिर जाते हैं चीजों में। इम्यूनिटी का लॉस, उसको कमजोरी को इम्यूनिटी के रूप में भी आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, इम्यूनिटी घटने को कमजोरी के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोथ वे आप कर सकते हैं। तो ये तीन बातों में मूल बात है कि कफ नहीं होना चाहिए। अब ये समस्या है ऋतु चक्र के विपरीत कि चैत बैसाख जेठ के महीनों में भी लोगों को कफ हो रहा है। अब शीत ऋतु में कफ हो गया, ये तो बात समझ में आती है। बरसात में अधिक ह्यूमिडिटी के कारण से कफ हो गया, ये तो बात समझ में आती है। किंतु गर्मी के दिनों में कफ कैसे हो रहा है? कब से संक्रमित तो कैसे हो रहे हैं? आप कब से संक्रमित हो रहे हैं तो कोरोना का रास्ता बना रहे हैं। मुझे एक मित्र ने बताया, प्रदीप सोनी अभी जुड़े हुए हैं, कि उनके एक रिश्तेदार ने रात में जम के दही खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, ठंडी चीजें, फ्रिज में रखा हुआ जूस निकाल के पिया, दूसरे दिन संक्रमित हो गए कफ से, और बाद में कोरोना टेस्ट कराने चले गए तो पॉजिटिव निकले। कुल मिलाकर बात क्या है कि आपने प्रकृति विरुद्ध आहार किया। प्रकृति विरुद्ध जब भी आप आहार करेंगे आप रोग से ग्रस्त होंगे। प्रकृति को धत्ता बताने की जब भी कोशिश करेंगे तो प्रकृति की सत्ता आपको आपके उस खराब व्यवहार के लिए दंडित अवश्य करेगी, रोक देगा। ये ध्यान में रखिए। तो प्रकृति की अवहेलना करने की चेष्टा न करें, प्रकृति के अनुरूप खान पान करें। दिन में आप शीत वाली चीजें अगर खा भी लेंगे तो कम प्रभाव होगा, लेकिन रात्रि में खाएंगे तो अधिक प्रभाव होगा। वैसे ही जाड़े के दिन में भी बहुत लोगों को मैं आइसक्रीम खाते हुए देखता हूं। जिन दिनों लोग स्वेटर जैकेट पहनकर घूम रहे होते हैं, ठिठुर रहे होते हैं, तब भी हमारे देश में आइसक्रीम खाते हुए लोगों को मैं देखता हूं। मतलब आपकी समझ इतनी कम हो गई है कि कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है मित्रों, और इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि ऋतु चक्र के अनुसार दिन के ये जो मैंने छह विभाजन बताए दिन और रात के, इसके अनुसार, और जो ऋतुओं के बाद जो कालखंड हैं 3 प्रकार के, इसके अनुसार आप आहार विहार करें, ये बातें होगी। लेकिन अभी जो प्रचलित बीमारी है जिससे दुनिया भर में सारे लोग पीड़ित हो रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं, इस बीमारी को ध्यान में रखकर भी खान पान आवश्यक है, मॉडरेट करना, मॉडिफाई करना। अब मैं आता हूं मूल इन बातों पर। इस कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए, कोरोना की त्रासदी को ध्यान में रखते हुए, पूरी जनसंख्या डरी हुई है, सारे के सारे लोग डरे हुए हैं। मजहब और रिलीजन के परिधि के बाहर जाकर, क्षेत्र और भाषा की सीमाओं से बाहर जाकर, हर प्रकार के लोग, सभी लोग डरे हुए हैं। इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं उदाहरण बताता हूं। अभी मैंने कई रोगियों को पूछा, उन्होंने बताया खांसी बहुत तेज है, सूखी खांसी आती है, और खांसते खांसते छाती में, पेट में दर्द होने लगता है, सर फटने लगता है, इतनी जोरदार खांसी पड़ती है। तो मैं उनको पहले चीज पूछता हूं कि आप खा क्या रहे हो, आप भोजन क्या ले रहे हो, पिछले 4-5 दिन में जो आपने खाया आप बताओ। तो उसमें क्या निकल के आता है कि वो आलू खा रहे हैं, वो टमाटर खा रहे हैं, वो मटर खा रहे हैं, वो बैगन खा रहे हैं, वो फूल गोभी खा रहे हैं, वो पनीर खा रहे हैं, बड़ी अच्छी से ग्रेवी बनाकर, और बढ़िया ग्रेवी बनाकर पनीर आप खा रहे हैं, शिमला मिर्च डालकर उसमें खा रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि आलू खाने के बाद, आलू गर्म सब्जियों में गिनती होती है उसकी, तो आलू खाने के बाद आप सूखी खांसी रोक ही नहीं सकते। अगर आप टमाटर खाते हैं तो खांसी पर नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर आप गोभी खाते हैं, मटर खाते हैं, बैगन खाते हैं और पनीर खाते हैं, सलजम खाते हैं, तो पालक खाते हैं, तो आप खांसी को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पालक के साग में जितना पानी होता है, उतनी पानी की मात्रा, उतनी ठंडक किसी और साग में नहीं है। चौलाई में उतनी ठंडक नहीं है, बाकी साग में उतनी ठंडक नहीं है। तो चीजों को खा करके जो वादी चीजें हैं, जो गैस बनाने वाली चीजें हैं, सूखी खांसी कैसे होती है? सूखी खांसी का आरंभ पित्त के कारण से होता है। पित्त आपके पूरे रेस्पिरेटरी पाइप को, वोकल कॉर्ड से लेकर के रेस्पिरेटरी पाइप का जो पूरा सिस्टम है गले का, इसको एक स्लाइटली हीटिंग कर देता है, गर्मी ला देता है। उसमें थोड़ा भी कुछ कफ कारक पदार्थ आपने लिया तो तुरंत से कफ का संक्रमण हो जाता है। लोकलाइज संक्रमण उसको मैं कहता हूं।
स्थानीय संक्रमण। इसमें कफ दो प्रकार का मैं काउंट करता हूं आपको समझाने के लिए। एक तो जो जिनके नाड़ियों में कफ है उनके संक्रमित होने की संभावना अधिक है, लेकिन जिनको लोकलाइज्ड यानी कि गले का तात्कालिक संक्रमण हुआ है, कफ आया है, नाड़ियों में कफ नहीं है किंतु गले में संक्रमण हो गया है परिस्थिति के कारण से, तो उसमें पित्त की भूमिका अधिक रहती है। अब पित्त से खांसी बैठती कैसे है? पित्त की प्रकृति है वायु के साथ मिलकर वो ऊपर की ओर चढ़ता है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। ऊपर की ओर जब चढ़ेगा और गले में आएगा सुरसुराहट होगी, और जैसे ही सुरसुराहट होगी तो आपकी सूखी खांसी शुरू हो जाएगी। आप खांसना आपका तेज हो जाएगा। आप एक बार धसका आके नहीं रुकेगा, वो बार बार खो आपका कई बार आएगा और आप उससे परेशान हो जाएंगे। क्योंकि उसमें कफ है नहीं, मतलब उसमें बलगम है नहीं, तो बलगम नहीं निकलने से सूखी खांसी है तो आपके गले पर बहुत जोर पड़ता है और वो आपको अधिक परेशान कर देता है। तो अब इसमें मूल बात क्या है कि आप कफ को जब संक्रमित हो गए हैं तब थोड़ी गर्म चीजें आप ले लीजिए, किंतु बहुत अधिक मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये कफ ठीक होगा और आपके नाड़ियों में कफ नहीं है, आपके नाड़ियों में कफ नहीं उतरा है, नर्वस लेवल पे, नर्वस सिस्टम में कफ नहीं है, तो आप ये गर्म चीजें जब खाते जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपने आज खा लिया तो इसका प्रभाव आज ही नष्ट हो जाएगा। ये जो गर्म चीजें आपने खाई है इसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। और बहुत सारे केसेस में, बहुत मामले में मुझे ध्यान आया कि लोगों ने कोरोना के डर के कारण से, कोरोना से दहशत के कारण से इतनी गर्म चीजें खाई कि वो गर्म चीजें खाते खाते शरीर में पित्त बहुत बढ़ गया और वो पित्त त्वचा तक आकर के उनके बुखार का कारण बन गया। तो बहुत से लोगों का खान पान, उनके खाने का जो स्टाइल है, बहुत गर्म चीजें जो लोग खा रहे हैं उसके कारण से अनेक लोगों को बुखार आ रहा है, ये मेरे ध्यान में आया। तो मैं उस ऐसे केसेस में क्या करता हूं कि उनके तुरंत गर्म चीजें बंद करवाता हूं। जो मैंने सब्जियां बताई, आलू और जो कफ कारक चीजें भी है, जो गर्म चीजें हैं, दोनों बंद कराता हूं। ये पीछे मैं बता चुका हूं सब्जियों के नाम, तो आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये सारी सब्जियां बंद कराता हूं। दाल में 4-5 दाल बहुत गर्म होते हैं, जैसे उड़द की दाल बहुत गर्म है और वादी भी है, वो गैस भी बनाता है। भाव प्रकाश निघंटू में, सुसेन निघंटू में से, धनवंतरी निघंटू में, सब जगह मैंने देखा वो वादी होता है, वो गैस भी बनाता है और गर्म है तो पित्त भी बढ़ाता है। तो उड़द की दाल नहीं लेना है आपको। यदि गर्मी बढ़ रही है आपके शरीर में, अंदर से बकाहट हो रही है, तो उड़द की दाल नहीं लेना। मसूर मलका की दाल भी गर्म होता है, उसको भी नहीं लेना। चने की दाल, चना भी गर्म होता है, चने से बना हुआ बेसन भी गर्म होता है, चने से बना हुआ जितना भी पदार्थ हो गर्म होता है, तो आपको ऐसे में चना नहीं लेना। और एक कुल्थ की दाल होती है, कुल्थी उसको बोलते हैं, और इधर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इधर के क्षेत्रों में उसको कुल्थ बोलते हैं। तो ये कुल्थ और कुल्थी भी बहुत गर्म होता है, इसको भी नहीं लेना। तो ये तो राजमा भी नहीं लेना, क्योंकि राजमा भी गर्म होता है। और जो मोठ लेते हैं वो भी थोड़ा सा गर्म होता है। तो कुल मिलाकर जो भी गर्म दाल है वो आपको सेवन नहीं करना। यदि आप ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट में एक किशमिश को छोड़कर, एक किशमिश, मैं मुनक्का की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन मुनक्का गर्म होता है, किशमिश पित्त शामक होता है, किशमिश गर्म नहीं होता। एक किशमिश को छोड़कर बाकी जितने ड्राई फ्रूट्स हैं सब बहुत गर्म हैं। आप ड्राई फ्रूट्स अगर लगातार लंबे समय से ले रहे हैं, खाने में अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होता है, किंतु वो लंबे समय तक लेते रहेंगे तो वो भी आपके बुखार का कारण बन सकता है, वो भी पित्त बढ़ने के बाद आपके ड्राई कफ का कारण हो सकता है। आपको बहुत सारे रोगियों को जो बकाहट आ रही है, सांस बहुत तेज हो जा रहा है, उनको खांसी नहीं है लेकिन सांस तेज चल रहा है और ऑक्सीजन लेवल घट जा रहा है, बहुत तेजी से घट जा रहा है, वैसे रोगियों में अधिकांश मुझे ये देखने में आया, उनकी हिस्ट्री पूछने पर ध्यान में आया कि उन लोगों ने ठंडी चीजें बहुत खाई थी, ये गर्म चीजें बहुत खाया था, ड्राई फ्रूट्स खाए थे, ये गरम गरम दाल खूब खाए थे, गरम गरम सब्जियां बहुत खाई थी, और मसाले यानी कि डर के मारे काली मिर्च, लौंग, सौंठ, जावित्री और केसर, तेज पत्ता, दालचीनी, पिपली, ये सारी चीजें बहुत खाई लोगों ने, और इसके कारण से पित्त इतना इकट्ठा हो गया शरीर में। कुछ इसमें पित्त शामक है किंतु गर्म है, गर्म है तो शरीर में गर्मी बढ़ा देंगे, नर्वस सिस्टम को हीटेड कर देंगे, अंदर से आपके शरीर में जब गर्मी रहेगी तो आपके कोरोना से प्रभावित होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि डर में आकर, दहशत में आकर, यदि आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, किसी तरीके से आप रोगग्रस्त नहीं है,
तो ये दहशत में आकर गर्म चीजें अंधाधुंध मत खाइए, मेरा निवेदन है आप सबसे, क्योंकि आप ऐसा करके स्वयं के लिए समस्या खड़ा करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसी समस्या खड़ा कर रहे हैं। मैं अभी ऋषिकेश के एक रोगी का उपचार कर रहा था, आयु उनकी लगभग 70 साल है, और वो अकेले ऐसे रोगी मुझे मिले जिनको ठीक करने में मुझे 7 दिन लगे। अन्यथा अधिकांश लोग 24 घंटे में, 48 घंटे में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में स्वस्थ हो गए मेरे उपचार से। किंतु वो अकेले व्यक्ति थे जिनको ठीक करने में 7 दिन लगा। अब उनका ऑक्सीजन लेवल 95 आ गया है, अब वो लगभग ठीक हो गए हैं, खांसी थोड़ी सी बची हुई है, वो धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन अब वो बहुत स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं, काफी चीज सुधर गई। तो मैंने उनका उपचार कैसे किया? मैंने उनकी सारी गर्म चीजें बंद कराई, एक एक चीज बंद कराई, यहां तक कि गिलोय के काढ़े में भी, गिलोय क्वाथ से जो काढ़ा बनाते हैं उसमें भी हमने कोई गर्म मसाला डालना बंद करवा दिया, एक एक गर्म मसाला डालना बंद करवा दिया। उससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, क्योंकि उनका शरीर अंदर गर्मी बहुत स्टोर हो जाने से सफोकेट कर रहा था, और उस कारण से ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा था। दुर्बलता भी उस कारण से आ जाती है, क्योंकि पित्त बहुत बढ़ जाएगा शरीर में, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, तो आपको ऐसी कमजोरी अनुभव होने लगेगी कि मांसपेशियां काम करनी बंद कर देंगी, आपके नर्व्स काम करने बंद कर देंगे, आप उठकर लगातार लंबे समय तक बैठ कर रहने में समस्या होने लग जाएगी। तो इन समस्याओं से अपने आप को ना करें, इन समस्याओं में अपने आप को ना धकेले, मेरा ये आप लोगों से निवेदन है। किंतु यदि आप संक्रमित हो गए हैं और आपको कफ है तो थोड़े गर्म चीजों का सहारा आपको लेना चाहिए। जैसे मैंने पीछे के वीडियो में बताया था कि आप यदि खांसी हो गई है तो उसमें थोड़े गर्म पदार्थ भी आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन असंतुलित रूप से नहीं। आप योग्य वैद्य के सलाह से ही उन चीजों का सेवन करें। और इसलिए आज क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं समय सीमा का ख्याल रखे बिना बोल रहा हूं, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है। समय को सीमित करना, छोटे वीडियो बनाकर बड़ी समस्या का हल नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आपको विस्तार से बातें बता रहा हूं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप अफरा तफरी न मचाएं अपने जीवन में। आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। जो लोग पीड़ित भी हो रहे हैं, जो केवल एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको भी, उनमें भी डेथ रेट 1% से कम है, क्योंकि सारे लोगों की चिकित्सा, मेजोरिटी की चिकित्सा तो एलोपैथ वाले ही कर रहे हैं, वहां भी डेथ रेट बहुत कम है। तो इसलिए उनको ब्लेम करना ये मेरी मंशा नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां अभाव है आयुर्वेदिक वैद्यों का, उन सब जगह पे तो वही उनकी जनता की सहायता कर रहे हैं। तो मृत्यु दर बहुत कम है, और मृत्यु दर, जितनी मृत्यु दर कोरोना के कारण है उतनी वैसे भी सहज रूप में मृत्यु पहले भी होती रही है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप अफरा तफरी ना मचाएं अपने जीवन में। डर और दहशत में अनावश्यक बहुत गर्म चीजें ना खाएं, या कफकारक चीजें आपके खान पान के आदतों के कारण से न लें। दोनों प्रकार से बचे, क्योंकि ये जो समय है गर्मी का समय है, जिसमें वात और पित्त ये दोनों का उपद्रव बढ़ जाता है। वायु प्रकोप शरीर के अंदर बढ़ जाता है, पित्त का उपद्रव बढ़ जाता है, और इनके बढ़ने से आपका पाचन धीमा हो जाता है, आपकी पाचन शक्ति गर्मी के दिनों में घट जाती है। इसलिए सलाह दिया जाता है कि गर्मी के दिनों में पानी पर्याप्त पिए। यदि आप स्वस्थ हैं और आपने गर्म चीजें बहुत ली है, तो मैं आपको उसका एक बहुत सहज उपचार बताता हूं जो आप आसानी से कर सकते हैं। आप घड़ा लेकर आइए घर में, या सुराही लेकर आइए, आप उसमें पानी रखिए। घड़े का पानी ठंडा हो जाने के बाद, पित्त शामक है, पित्त की इससे अच्छी कोई दवा नहीं है, घड़े के पानी से बढ़िया पित्त की कोई दवा नहीं है, कोई औषधि नहीं है। और ये कंफ्यूजन मन से निकाल दीजिए कि घड़े का पानी कफ करेगा, घड़े का पानी कफ नहीं करता है। गर्मी के दिन में, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ तक ये घड़े का पानी कभी भी गर्मी मतलब ठंडक का प्रभाव आपको नहीं देगा, आपके ऊपर कफ का प्रकोप नहीं करेगा। मैंने घड़ा का पानी पिला पिलाकर अनेक लोगों को स्वस्थ किया है इस कोरोना काल में, उनका पित्त घटाया है। जहां भी उन्हें पता चल गया कि ये व्यक्ति पित्त के कारण से सफोकेट कर रहा है, इसका ऑक्सीजन लेवल पित्त बढ़ने के कारण से नियंत्रित नहीं हो रहा है, तो मैंने उनको साफ कहा कि प्रतिदिन आप 18 से 20 गिलास घड़े का पानी सेवन करें, और कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कभी भी बताएं। और मैंने उनका उपचार किया, वो स्वस्थ हुए। किंतु जिनका कफ बढ़ा हुआ है उनको गर्म चीजों का वैद्य के सलाह के साथ सेवन करने की सलाह मैं दूंगा, अपने आप से नहीं, क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा गर्म चीजें लें उससे भी समस्या होगी।
तो नियंत्रित रूप में कफ को ठीक करने के लिए गर्म चीजें लेने की आवश्यकता है। वो तब तक ही लेने की आवश्यकता है जब तक कफ ठीक नहीं हो जाता, और जैसे ही कफ ठीक हो जाता है तो जितना आवश्यक, जितना उपयोगी औषधि आरंभ करना है, उतना ही उससे अधिक उपयोगी औषधि को रोकना भी है, औषधि प्रयोग को बंद करना भी है, यानी वाइंड अप करना ज्यादा उपयोगी है। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने लिया बीमारी को ठीक करने के लिए और बीमारी ठीक हो गई, तब भी हम दवा खाते रहते हैं। तो वो दवाओं का जो हमारे आयुर्वेद की दवाइयां हैं उनका साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन सीधा सीधा गर्म या ठंडा प्रभाव तो है, और इसीलिए यदि वो आप अनंत काल तक लेते रहेंगे तो आपको हानि कर सकते हैं। तो इसीलिए जो शीत को रोकने वाली चीजें हैं, कफ को ठीक करने वाली चीजें हैं, उनका सेवन तभी तक करें जब तक कफ ठीक नहीं हो जाता। और कफ निकल गया और गर्मी आ गई शरीर में, तो आपको पता कैसे चलेगा? पता चलने का तरीका, यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, तो आपका शरीर आपको संकेत देता है। कैसे देता है? कभी कभी जैसे ही नर्वस सिस्टम की, नसों की ठंडक निकल जाती है, नसों का कफ निकल जाता है, तो आपको मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जीभ के छाले पड़ जाते हैं। आपके कभी कभी होठों में आपको होठ फटने जैसी स्थिति आ जाती है। यद्यपि होठ फटने की समस्या तो पानी कम पीने से भी होती है, पानी कम पीने से भी गर्मी बढ़ती है। तो आपके ये गर्मी पानी कम पीने से बढ़ी है कि दवाइयों के प्रभाव से बढ़ी है, या आपको अपने विवेक से तय करना पड़ेगा, या किसी अनुभवी जानकार आदमी से पूछना पड़ेगा। यदि पित्त बढ़ जाता है तो कई बार शरीर पे फुंसियां निकलनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर के अंदर रक्त दूषण के कारण फुंसियां निकल रही है, वो अलग विषय है, किंतु दवाओं के सेवन से फुंसियां निकलती है तो वो संकेत है कि आपके शरीर में पित्त बढ़ चुका है, नस नाड़ियों से कफ निकल चुका है, अब इन गर्म चीजों की आपको आवश्यकता नहीं है। कई बार रोगियों को गर्म चीजें सेवन कराते कराते शरीर कैसे संकेत देता है कि रोगी की अचानक रात में नींद खुल जाती है, उसको घबराहट सी होने लगती है, और फिर नींद 2-3 घंटे तक नहीं आती है। जब तक पित्त के शमन का कोई उपाय नहीं करते तब तक उनको नींद नहीं आती। तो ये नींद उचट जाना और घबराहट सी होने लग जाना, ये पित्त बढ़ने का संकेत है, ये पित्त बढ़ जाने का लक्षण है। तो इसका अर्थ ये है कि आपको तब गर्म चीजें तत्काल रोक देनी चाहिए। एक आध छोटी मोटी चीज जो कफ को ठीक करने में सहायक हो उतना छोड़ करके, वो भी अनुभव पर आधारित होना चाहिए, और बाकी सब चीजें बंद कर देनी चाहिए। तो लगातार ऐसा नहीं कि आप गर्म चीजें ही लेते रहेंगे तो कोरोना से आप ठीक हो जाएंगे। आहार का मैनेजमेंट, इसका प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। एक जानकार व्यक्ति की सहायता से आपको ये सब करना चाहिए। तो मैं साफ साफ कहूंगा कि जो चीजें हानिकारक है, जैसे अब कफ है किंतु दूध बड़ा प्रिय लगता है सबको, दूध सबको बड़ा पसंद है, किंतु कफ के रोगियों के लिए दूध विष है, दूध जहर का काम करता है, क्योंकि दूध में सारे गुण हैं, बहुत पौष्टिक है दूध, किंतु दूध कफ कारक होता है, दूध से कफ बढ़ता है। आप कफ के रोगी को, जिसको खांसी है, आप दूध पिला दें तो उसका कफ बढ़ जाएगा, उसकी खांसी बढ़ जाएगी। तो जिनको भी खांसी हो रही है उनको दूध नहीं पिलाना चाहिए, दूध की चाय भी उनको नहीं लेनी चाहिए। अनेक रोगियों का मैंने उपचार किया है, कोरोना से इतर भी और कोरोना काल में भी। जो लोग चाय के बड़े शौकीन है, आदी है, दूध वाली चाय पीते हैं, तो उनकी खांसी दूध वाले चाय से बढ़ जाती है। दूध वाली चाय बंद कराया, दूध बंद कराया, घी, ये दही छाछ बंद कराया, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी घी और साथ में दूध से बनी हुई मिठाइयां, ये सब बंद कराया, उनकी खांसी नियंत्रित हो गई। तो कुल मिलाकर डेयरी प्रोडक्ट्स खांसी को नियंत्रित करने में आपको बंद करना पड़ेगा। अब आप बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे खाते हैं, जैसे बिस्किट है, जैसे कहीं पाव रोटी कहते हैं, कहीं स्लाइस ब्रेड कहते हैं, आप रस्क लेते हैं, आप पिज्जा, बर्गर, पैटीज, ये सारी चीजें लेते हैं। उसमें जो ब्रेड होता है, वो ब्रेड में इतना झोंक के मीठा सोडा डाला जाता है, खाने वाला सोडा डाला जाता है, कि वो आपके लिए समस्या खड़ी कर देता है। तो ये बेकरी प्रोडक्ट्स भी आपको कोरोना से बचने के लिए बंद करने की आवश्यकता है, इन सबको रोकने की आवश्यकता है। अब उसके बाद जितने भी बहुत मसालेदार और तली हुई चीजें खाते हैं, इनको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के मौसम में तली हुई चीजें आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा।
क्योंकि नेचुरल वे में, प्राकृतिक रूप से ही आपका पाचन इस ऋतु में, इस समय में, इस कालखंड में धीमा हो जाता है। ऐसे में तली भुनी हुई चीजें, बहुत मसालेदार चीजें, ये नहीं खाना है, ये नहीं लेना है आपको। अब इसके अलावा जो मैं दाल और सब्जियों का वर्णन कर दिया वो अलग है। अब मैं एक बात बताता हूं जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि देसी गाय की घी, जो गाय के से मिलने वाले उत्पाद हैं, उसमें देसी गाय की घी अकेला ऐसा घी है पूरी प्रकृति में, सभी जीव जंतुओं के घी में से, जो गर्म है और वो पित्त सामक है, गर्म होने के बाद भी पित्त सामक है। तो घी का प्रयोग आप अल्प मात्रा में, सीमित मात्रा में लगातार कर सकते हैं। वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, वो आपका पित्त नहीं बढ़ाएगा, आपके कफ का भी निवारण करेगा, पित्त का भी निवारण करेगा और वात का भी निवारण करेगा। क्योंकि गाय की घी, देसी गाय की घी जो पीली घी होती है, बाजार के मिलावट से बचते हुए, तो ये घी त्रिदोष सामक कहा गया है हमारे आयुर्वेद के निघंटु ग्रंथों में। अब मैं आता हूं क्या क्या चीजें हम करें, क्या क्या चीजें खाएं जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह सके और क्या क्या करें। तो मित्रों मैं एक बताना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी औषधि जो इम्यूनिटी बढ़ाने की है वो है रात्रि में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। प्रकृति के चक्र के अनुसार, ये बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार आपको जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जगना चाहिए। ये इतनी इम्यूनिटी आपको बढ़ा देगा जितनी इम्यूनिटी आप किसी भी खान पान से नहीं बढ़ा सकते, किसी भी पदार्थ के सेवन से नहीं बढ़ा सकते, किसी भी औषधि के सेवन से नहीं बढ़ा सकते। तो आप जल्दी सोइए रात में और सुबह जल्दी उठिए। आपकी व्यवस्थाएं हैं कुछ व्यापार की, रोजगार की, नौकरी की, तो आप 10 बजे 11 बजे तक सो जाइए। और कोई व्यवस्था नहीं है तो 9 साढ़े 9 सो जाइए। अगर आप थोड़े 10 साढ़े 10 11 बजे सोते हैं तो आप सुबह 5 बजे जग जाइए। और अगर आप 9 साढ़े 9 सो जाते हैं तो आप 3:30 4 बजे जग जाइए। ये सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला कारक ये जल्दी सोना और जल्दी जगना। ये सबसे बड़ी दवाई है। आप अगर ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कोरोना नहीं होगा, आपकी अगर दिनचर्या बहुत सटीक है। अब दूसरी बात, आप सुबह जगने के 2 घंटे के अंदर भोजन कर लीजिए। 2 से 2.5 घंटे के अंदर भोजन कर लीजिए, यानी सुबह 7 से 8 बजे भोजन कर लीजिए। उसके ठीक 6 घंटे के बाद दोपहर में, 6 घंटे से पहले कुछ ना खाएं, 1 से 2 बजे दोपहर में भोजन कर लें और 7 से 8 रात्रि में भोजन कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं, ये 2 काम करते हैं, समय से सोना, समय से जगना, ये पहला काम हुआ, और समय से भोजन करना, 6 घंटे के अंतराल पर भोजन करना, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत जोरदार रहेगी। और दिन में 18 से 20 गिलास यानी कि लगभग 6 लीटर के आसपास पानी पीना। और मटका आपके घर में है, घड़ा आपके घर में है, सुराही आपके घर में है, उसमें रखा हुआ जल का सेवन करना। तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। आपकी इम्यूनिटी बहुत जोरदार हो जाएगी और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कोरोना से नहीं होंगे। अब सब्जी और दालों के बारे में बताता हूं। आप 6-7 सब्जियां चुन लीजिए बाजार से, उनका सेवन करिए। परवल उसमें सर्वोत्तम सब्जी है। सहजन भी परवल के बराबर समतुल्य बहुत लाभकारी सब्जी है। तो सहजन को आप अनेक प्रकार से खा सकते हैं, सब्जी बनाकर खा सकते हैं, और भी कई तरीके से आप उसको खा सकते हैं। जैसे साउथ इंडिया वाले उसमें जो बनाते हैं पदार्थ, एक दाल जैसा, उसका मैं नाम अभी विस्मरण कर रहा हूं, उसमें भी वो सहजन डालते हैं। तो सहजन बहुत उत्तम औषधि है। परवल, सहजन, घिया, तोरी। घिया को कई राज्यों में लौकी कहते हैं, कई जगह उसको कद्दू कहते हैं। कद्दू से कई जगह फर्क भी समझ में आता है, तो मैं घिया बोल रहा हूं। आप जिनको कद्दू और घिया में अंतर लगता है तो घिया पर मैं जोर दे रहा हूं। और उसके अलावा तोरी, कई राज्यों में उसको निनुआ झींगी कहते हैं। तो ये भी उत्तम स्वास्थ्य कारक है, आप इनका सेवन करें। उसमें भिंडी और करेला, ये बहुत उत्तम सब्जियां हैं, इनका सेवन करिए। ये निरापद है, इनका सेवन करके आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत जोरदार रहेगी। और दालों में 2 दाल का सेवन करिए इस गर्मी तक, पूरे गर्मी तक। अभी गर्म दालों का सेवन मत करिए,
केवल अरहर, वो भी दिन में, अरहर रात में मत करिए सेवन। और मूंग 24 घंटा कभी भी खा सकते हैं, मूंग की दाल कभी भी खा सकते हैं। खिचड़ी सर्वश्रेष्ठ औषधि है खान पान के पदार्थों में। तो आप खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, आप जौ का आटा खा सकते हैं, गेहूं का जो नए इसी सीजन के जो गेहूं और चावल है वो ठंडा होता है, वो कफ कारक होता है। तो एक साल पुराने गेहूं और चावल का सेवन करें, ये सर्वोत्तम होगा आपके लिए, आपके स्वास्थ्य रक्षण के लिए। क्योंकि जो ताजा होता है, ताजी फसल जो होती है गेहूं और चावल की, वो कारक होती है, वो ठंडा होता है, ठंडा प्रभाव करता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एक साल पुराना बाजार से भी खरीदे तो एक साल पुराना पूछ कर, तो इस प्रकार से आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई। और ड्राई फ्रूट्स में केवल और केवल किशमिश का सेवन करें जो पित्त घटाए। लेकिन यदि आपको कफ हो गया है तो किशमिश का सेवन बंद कर दें। यदि आपको कफ का प्रकोप हो गया है तो किशमिश भी सेवन ना करें। उसमें कफ को घटाने में थोड़ा सा बादाम, जब तक कफ नहीं हटता तब तक ले सकते हैं, किंतु बादाम बहुत गर्म होता है, बहुत अधिक मात्रा में ना ले, कफ घटाने तक ही उसका सेवन करें, अन्यथा वो आपके पित्त बढ़ा देगा और बाकी समस्याएं खड़ी कर देगा। तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप भोजन प्रबंधन, जिसको मैं शब्द दे रहा हूं, फूड मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, रोग के अनुसार, आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार, आप यदि पित्त प्रकृति वाले हैं तो गर्म चीजें ना खाएं, क्योंकि गर्म चीजें बहुत खाएंगे तो आपको बुखार लगने की संभावना है। यदि आप कफ प्रकृति वाले हैं तो ठंडी चीजें ना खाएं, क्योंकि उससे आपको खांसी हो जाने की संभावना है। तो दोनों ही प्रकार से आप कोरोना से ग्रसित होने को अपने आप को तैयार करेंगे। तो जिनकी जैसी शरीर की प्रकृति है, मौसम और ऋतु की प्रकृति है, दिन और रात के अनुसार, ये कालखंडों के अनुसार आप भोजन का चयन करें। इसमें अनुभवी लोगों की सहायता ले सकते हैं। पुराने लोग, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो पुराने वृद्ध हमारे घर में हैं, उनको बहुत लोगों को मालूम है, उनकी सेवा ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी सामग्री पित्त कारक है, कौन सी सामग्री कफ कारक है और कौन सी सामग्री वादी है, अर्थात वायु प्रकोप उत्पन्न करता है। तो मुझे लगता है ये बुजुर्गों के सम्मान का समय है, उनके अनुभव के आदान प्रदान का समय है। और वैसे भी कहा गया है कि जो वृद्धों का आदर करते हैं उनका आयु, प्रज्ञा, यश और बल, ये चारों बढ़ता है। तो आप स्वस्थ रहेंगे। पुराने अनुभवी लोगों को ढूंढें, उनसे जानकारियां इकट्ठा करें, आसपास के अनुभवी लोगों की सुने, उनकी बात माने और आप स्वस्थ रखने की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथों में लें। क्योंकि स्वस्थ रहना भाग्य का विषय नहीं है, स्वस्थ रखना स्वयं को, यह आपका कर्तव्य है और इस कर्तव्य का निर्वाह आप सबको करना ही चाहिए। मैं तो आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप समाज के अन्य लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करें, उनकी सहायता करें, उनको आप निर्भय विवेक दें, क्या लेना क्या नहीं लेना यह बताएं और पूरे भारत को हम सब लोग मिलकर स्वस्थ करें। आप आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बातें, जो शेष बातें हैं वो अगली बार लेकर आएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।